नमस्कार, आप देख रहे हैं साजिश। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। ताइवान चीन के मुकाबले बहुत छोटा है, इतना छोटा कि चीन से उसकी तुलना करना ही बेमानी है। लेकिन चीन धरती के इस छोटे से टुकड़े की शांति में भी आग लगाने के लिए बेचैन है। जी हां, शी जिनपिंग इस कोशिश में है कि ताइवान पर जल्द से जल्द चीन का कब्जा हो जाए। लेकिन ताइवान चीन का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। उसके पास चीन जैसी बड़ी सेना तो नहीं, लेकिन उसके पास अमेरिका वाली ताकत है। ऐसी ताकत जो ताइवान को लेकर चीन से भिड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है। ताइवान कैसे कर रहा है चीन से दो हाथ करने की तैयारी, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए जब शी को शॉक लगा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बस जानकारी आप तक पहुंचानी है कि ताइवान चीन की धमकियों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रहा है। ताइवान ने अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक खुद का सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियां ताइवान पर मिसाइलें बनकर न गिर जाएं, इसके लिए ताइवान ने तैयार किया है एक शानदार वेपन। ऐसा वेपन जो चीन के हमलावर जहाजों के खिलाफ काल है। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि कैसे ताइवान अपनी रक्षा के लिए चीन के किसी भी आक्रमण या कुचेष्टा से बचने के लिए ये मुल्क तैयारियों में जुटा है। ताइवान फोर्स का ये ऑपरेशन देखिए। ये वो जज्बा है जो यूक्रेन की सेना को रूस के सामने टिकाए हुए है। चीन के राष्ट्रपति अगर पुतिन की राह पर ताइवान पर अटैक की प्लानिंग कर चुके हैं, तो चीन को आज ताइवान के इस सबमरीन के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, अमेरिका जिस तरह से ताइवान के साथ सीमेंट वाला जोड़ दिखा रहा है, उसे चीनी हुक्मरान अगर ख्याल में रखें तो सबका भला कैसे है ये आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल उस सबमरीन के बारे में जान लीजिए। इस सबमरीन को तैयार करने का सीधा मकसद है चीन के किसी भी अटैक के खिलाफ जोरदार तैयारी। ताइवान में 2021 में 970 चीन के फाइटर्स उड़े। चीन के जंगी जहाजों ने पहली बार 2021 में ताइवान के आसमानों को नहीं भेदा, बल्कि 2020 में ही 380 बार चीन के लड़ाकू जहाज ताइवान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। ये किसी भी देश की संप्रभुता के विरुद्ध है कि बिना इजाजत के उसकी सीमा में कोई दाखिल हो, और अगर वो ऐसा करता है तो ये सीधे तौर पर दुश्मनी का इरादा वाला है। ताइवान की ताकत की नुमाइश ऐसे वक्त बेहद जरूरी है जब माना जा रहा है कि पुतिन की यूक्रेन जंग की तरह ही शी जिनपिंग ताइवान पर हमला बोल सकते हैं। शी जिनपिंग फिलहाल मानकर चल रहे हैं कि 72 घंटे में पुतिन के यूक्रेन विजय का सपना भले ही पूरा ना हुआ हो, ताइवान के 48 घंटे में जीत का वो अपना सपना साकार कर ही लेंगे। शी जिनपिंग की ये हसरत तभी पूरी होगी जब अमेरिका और चीन में दो हाथ होंगे, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर ताइवान के लिए दरियादिली दिखाई है। अमेरिका ने ताइवान को मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने ताइवान को 10 करोड़ 80 लाख डॉलर के सैन्य उपकरण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अमेरिका मानता है कि वो ताइवान को आत्मरक्षा के लिए हथियार मुहैया करा रहा है।
अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि ताइवान ने सैन्य तकनीकी सहायता समेत टैंकों और युद्धक वाहनों के लिए पार्ट्स के लिए आग्रह किया है। इस प्रस्तावित बिक्री से ताइवान को भावी खतरों से निपटने में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रस्ताव के बारे में अमेरिकी संसद को अवगत करा दिया गया है। अमेरिका का ताइवान को हथियारों की सप्लाई ठीक वैसे ही है जैसे पुतिन के बार बार मना करने की धमकियों के बीच यूरोप और अमेरिका से यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई मिली। ज़ेलेंस्की की जंग का सच यही विदेशों से मिल रहे हथियार हैं। अमेरिकी और यूरोपीय देशों के टैंक, गोले, मिसाइलें और जेवलिन हाइमार्स के बलबूते ही ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने डटे हैं। जाहिर है ऐसे में चीन आग बबूला होगा ही। कुछ ही दिन पहले इंडोनेशिया में चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। दोनों के बीच हुई बैठक के बाद चीन की तरफ से अमेरिका को ताइवान से दूर रहने और उसका साथ न देने की चेतावनी तक दी गई थी। वहीं बैठक में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत का खाका भी तैयार किया गया था। ये बिल्कुल मानी हुई बात है कि जो बाइडेन ही नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, ताइवान की सुरक्षा उसके एजेंडे में टॉप पर है। ताइवान के खिलाफ चीन का कोई भी कदम अमेरिका के खिलाफ माना जाता है। ताइवान की मदद करके अमेरिका ने एक बार फिर फ्रेंडशिप ट्रस्ट बढ़ा दिया है। ताइवान से अमेरिका के लगाव की कहानी हैरत वाली नहीं, हितों वाली है। जब चीन महाशक्ति की तरह खुद को ट्रीट करता है, उस वक्त जरूरत होती है कि उसकी दुखती नब्ज को बार बार दबाया जाए। अमेरिका ताइवान को मदद कर यही कर रहा है। चीन का सरकारी शास्त्र कहता है कि ताइवान उसका है। कानून के मुताबिक ये मेनलैंड चाइना का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर ताइवान है जहां के बाशिंदे इस मुल्क को चीन का हिस्सा नहीं मानते। वो ताइवान को पूरी तरह आजाद देश मानते हैं और चीन के किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो देखिए, ये ताइवान का सैनिक है, यूक्रेन से वतन वापस लौटा है। They were furious, absolutely furious, but berating me now won't do anything. I'm back now. If you ask anyone, nobody will think this is a problem or anything to do with them. It's more than 10,000 kilometers away. People think, what's that got to do with our country? I don't want to give a big explanation or persuade anyone of anything, because no matter how much I say, they're not going with me. It's me who's going, by myself. महसूस कीजिए इस सैनिक के जज्बे को, इसके हौसले को। ये वॉलंटियर है जो जानबूझकर रूस के खिलाफ यूक्रेन के हमले का जवाब देने यूक्रेन गया। इस सैनिक को पता है कि रूस की शक्तिशाली सेना के सामने यूक्रेन की सेना मुट्ठी भर से भी कुछ ही ज्यादा है, लेकिन जंग हथियारों से ज्यादा हौसलों से लड़ी जाती है और ताइवान के इस जवान को ये बात बखूबी पता है। I want to help people because our situation is extremely similar. If we want people to come here and help us, what should we do? Lots of people asked me if I'd gone crazy. It's not my war. What are you going for? Then I say to them, please remember what you just said. When Taiwan is in trouble and kids from other countries want to come here to fight, their parents or their wives or girlfriends will be saying the same thing. What will we do when Taiwan is in trouble? So, if we're hoping people will come and help Taiwan, what can we do to help them now? That's real help, not people just cheering them on from afar. जरा सोचिए, इस जज्बे के साथ कोई सैनिक लड़े और अमेरिका जैसी ताकत उसे सैनिक मदद दे, तो चीन को तो सोचना ही पड़ेगा। अमेरिका ताइवान को जितनी चाहिए उतनी मदद कर रहा है। चीन के साथ वार्ता की मेज पर चाहे अमेरिका ताइवान को लेकर जो भी वायदे करे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और इसीलिए अब ताइवान को गाड़ियां, छोटे हथियार, कॉम्बैट वेपन सिस्टम और लॉजिस्टिक सपोर्ट भेज रहा है। अगर चीन ताइवान पर हमला करने तुला है तो अमेरिका उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा है और ये हो सकता है कि अमेरिका का ताइवान को सुरक्षा कवच ही ताइवान पर चीन के हमले को रोके हुए है। वरना शी जिनपिंग जैसे नेता के लिए ताइवान पर हमले का आदेश देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती।
चीन खुलकर अमेरिका को ताइवान को लेकर चेतावनी देता रहा है, लेकिन अमेरिका की सेहत पर इसका कोई असर नहीं होता। जाहिर है एक दिन इस टकराव से जंग पैदा होने की पूरी सूरत है। तारीख भले ही तय ना हो, वक्त का फैसला भले ही ना हुआ हो, लेकिन बहुत से जानकार मानते हैं कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़नी बड़ी बात नहीं होगी। ताइवान के मुद्दे पर कई बार अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत की आवाजाही को लेकर भी चीन काफी आक्रामक रहा है। चीन द्विपक्षीय क्षेत्र ताइवान को अपना मानता है और इस पर बलपूर्वक कब्जे की धमकी भी दे चुका है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान के इतर भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर तनाव लगातार जारी है और अब सैन्य उपकरण सहायता वाली अमेरिकी खेप ताइवान पहुंच रही है। ताइवान चीन के रिश्तों की हर बारीकियां जानने वाले यही मानते हैं कि शी जिनपिंग अपने रहते ताइवान को चीन की मुख्य भूमि से जोड़ देना चाहते हैं, लेकिन हालात हैं कि ताइवान विजय की शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। ऐसे में चीन बड़े बड़े एक्सरसाइज कर रहा है, कभी गोबी के मरुस्थल में, कभी समंदर में, कभी ताइवान में अपना विमान घुसाकर। शी जिनपिंग आक्रामक तेवर वाले नेता माने जाते हैं, लिहाजा हर मामले में आक्रामक रुख अख्तियार करते रहते हैं, चाहे वो ताइवान के खिलाफ हो या फिर अपने देश के भीतर। ये कई बार सामने आया है कि शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर चीन की सरकार लगातार जुल्म करती है। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश में ये तय कर लिया है कि वहाँ इस्लाम कैसा होना चाहिए और मुसलमान किस तरह का व्यवहार करते दिखने चाहिए। शी जिनपिंग बीते दिनों शिनजियांग के दौरे पर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने शिनजियांग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कर्ता धर्ताओं के साथ बैठक में इस्लाम और मुसलमानों के लिए नियम कायदे तय कर दिए। इस्लाम को चीन के अनुकूल बनना होगा और समाजवादी ढांचे को अपनाना भी होगा। चीन के मुसलमानों को कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़े भी रहना होगा। कहते हैं पड़ोसी आप तय नहीं करते और उसके साथ जीना आपको आना चाहिए, लेकिन जब पड़ोसी चीन हो जो अपने देश में ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की धज्जियां उड़ाता है, एक धर्म विशेष को टारगेट करता है और उधर दूसरी तरफ दिखावे के लिए इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता हो, ऐसे में उसके दोहरे रवैये से सावधान रहना चाहिए। वैसे भी चीन पीठ पर वार करने वाला ही पड़ोसी रहा है। भरोसे के काबिल होता तो बात ही क्या थी। आज भारत चीन की ताकत मिला दी जाए तो पूरी दुनिया इन देशों की मुट्ठी में होगी, लेकिन हाँ, तब भी चाइनीज गारंटी से सावधान रहना ही होगा, क्योंकि ड्रैगन कभी भी पलटी मारने वाला है। अब जरा चीन के उइगर मुसलमानों के हालात पर आते हैं, जिनको लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। शिनजियांग प्रांत चीन के उत्तर पश्चिम में है। शिनजियांग में उइगर मुसलमान रहते हैं। उइगर चीन की भाषा नहीं, अपनी भाषा बोलते हैं, जो कि तुर्की भाषा से मिलती जुलती है। चीन इन उइगर मुसलमानों को बिना मन के ढो रहा है। उइगर मुसलमानों की हालत को लेकर अभी 2 महीने पहले ही संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार अधिकारी मिशेल बैचेलेट की टीम 6 दिन के दौरे पर शिनजियांग पहुंची थी। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुस्लिम बहुल समूहों के लिए लागू किए गए आतंकवाद और कट्टरपंथ विरोधी कदमों के प्रभाव के बारे में चीनी अधिकारियों को चिंता होनी चाहिए। चीन में उइगर मुसलमानों की बड़ी दुख और दर्द भरी दास्तां है। चीन पर हमेशा से उइगर मुसलमानों को यातना देने के आरोप लगते रहे हैं और एक बार फिर शी जिनपिंग बता रहे हैं कि चीन में रहना होगा तो ड्रैगन ड्रैगन कहना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक शिनजियांग में नजरबंदी शिविरों में 10 लाख से ज्यादा उइगर और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को रखा गया है।
चीन शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन और नरसंहार की सभी रिपोर्टों का खंडन करता है। चीन मानवाधिकारों की आड़ में शिनजियांग के बारे में सनसनीखेज झूठ गढ़ने का आरोप लगाता है। चाइनीज सामानों का सच दुनिया जान चुकी है। अब चीन पर भरोसा करने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान को चीन जैसे पड़ोसी देश से रिश्ते बहुत अच्छे रखने चाहिए, लेकिन जरा संभल कर। चीन ताइवान से दूर रूस में आजकल हलचल बहुत ज्यादा है। रूस में व्लादिमीर पुतिन के नाम के आगे से प्रेसिडेंट शब्द हटाकर एक नया ओहदा देने की तैयारी हो रही है। व्लादिमीर पुतिन के लिए इस साजिश की वजह भी एक और व्लादिमीर ही है। हैरत की बात यह है कि इस व्लादिमीर के पुतिन भी बहुत बड़े फैन रहे हैं। ये व्लादिमीर इतना ताकतवर माना गया कि उसे पहले से यूक्रेन युद्ध के बारे में सब कुछ मालूम था, और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में तीसरा व्लादिमीर भी उतर गया है। एक व्लादिमीर को तो हम सभी जानते हैं, ये रिपोर्ट देखेंगे तो मालूम चलेगा कि बाकी के दो व्लादिमीर आखिर कौन कौन हैं। युद्ध, तबाही, अकड़, बेचैनी और धमकी। 5 महीनों में हजारों मौत और उनके बीच लड़खड़ाता हुआ लेकिन उभरता हुआ ऐसा नेतृत्व जिसके फैसलों ने इस सदी के सबसे खतरनाक युद्ध की स्क्रिप्ट लिख दी। ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ ऐसा कौन? व्लादिमीर कहें या वोलोदिमीर है, जो यूक्रेन का मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। या जिसे यूक्रेन के युद्ध के बारे में कई महीनों पहले पता चल चुका था। क्या इसे यूक्रेन के युद्ध में तीसरे व्लादिमीर की एंट्री कही जाए, जो बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है? व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अलावा यूक्रेन की जंग में तीसरा व्लादिमीर कौन है, जिसे सब कुछ पता था? आखिर वो व्लादिमीर है या वोलोदिमीर? उसे क्या पुकारा जाता है? क्योंकि इन दोनों नाम में कोई फर्क नहीं, इनके उच्चारण में सिर्फ रूस और यूक्रेन की सरहद का फर्क है। अब सवाल है कि यूक्रेन के युद्ध के बारे में व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अलावा तीसरा व्लादिमीर कौन था, जो सब कुछ जानता था, जिसे पता था कि युद्ध कब होगा और 2022 दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के इतिहास में सबसे ज्यादा खून खराबे वाला साल बन जाएगा। ये सब जानने से पहले समझिए कि जब यूक्रेन में रूस की फौज 5 महीनों से लड़ रही थी, तब पुतिन के पद को लेकर रूस में क्या बड़ा फैसला लेने के लिए दबाव बनना शुरू हो गया है। क्रेमलिन में पुतिन के सबसे कट्टर सहयोगी चाहते हैं कि अब पुतिन को प्रेसिडेंट ना कहा जाए, क्योंकि यह शब्द पश्चिम की देन है। ऐसे में वो चाहते हैं कि अब पुतिन को व्लाद कहा जाए। व्लाद यानी शासक, या फिर उनके पद को प्रावितेल बोला जाए। इसका मतलब भी शासक होता है। रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि राष्ट्रपति पद का नाम अब व्लाद या प्रावितेल में तब्दील कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसे पुतिन का रूस के सुप्रीम लीडर बनने की राह में बड़ा कदम कहा जाएगा। पश्चिमी देशों का मीडिया लगातार ऐसी खबरें छाप रहा है, जिसमें बताया गया है कि रूस अब पुतिन को एक नई पहचान देने की तैयारी कर रहा है, और इसके लिए व्लाद या फिर प्रावितेल जैसे टाइटल पर चर्चा तेज हो गई है। देखा जाए तो यूक्रेन में नेटो और अमेरिका से अदृश्य जंग के बीच रूस में पश्चिम के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो चुकी है।
रूस की पॉलिटिक्स में अब पश्चिमी नाम, पश्चिमी ब्रांड और पश्चिमी उत्पादों के खिलाफ एक पब्लिक मूड सेट किया जा रहा है और इसके बीचों बीच व्लादिमीर पुतिन के और मजबूत होने के सिग्नल मिलने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में राष्ट्रपति पुतिन को व्लाद पुतिन कहा जाएगा या फिर प्रावितेल पुतिन? इन दोनों ही पदों का मतलब है सुप्रीम लीडर। यूक्रेन की जंग ने पुतिन को बहुत ताकतवर बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं। यूक्रेन पर पुतिन जितनी मिसाइलें दाग रहे हैं, वो जितने रॉकेट बरसा रहे हैं, उनकी फौज भी जितने बड़े इलाके को अपने कब्जे में लेती जा रही है, उतना ही नाम पुतिन का हो रहा है। जनवरी 2020 में रूस के सरकारी अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि पुतिन को अब सुप्रीम लीडर का दर्जा दिए जाने की तैयारी हो रही है और इसके लिए संविधान में बदलाव किया जाएगा। ये प्रस्ताव 700 संशोधनों का हिस्सा है जो 1993 के बाद संविधान में सबसे बड़ा बदलाव कहा जाएगा। लेकिन इसके पीछे पुतिन नहीं बल्कि एक तीसरा व्लादिमीर है जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और अब आपको इस व्लादिमीर के बारे में बहुत गौर से समझना चाहिए। यूक्रेन की तबाही में, यूक्रेन पर हो रहे हर हमले में, यूक्रेन को लेकर हो रहे हर बड़े फैसले में ये तीसरा व्लादिमीर वो शख्स है जिसकी साजिश के आगे व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी कम आंके जाएंगे। इस शख्स का नाम है व्लादिमीर ज़िरोनोस्की, जो पुतिन का एक बहुत कट्टर समर्थक माना जाता था, इसलिए क्योंकि व्लादिमीर ज़िरोनोस्की अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत अप्रैल में हो गई थी। व्लादिमीर ज़िरोनोस्की रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख भी था। व्लादिमीर ज़िरोनोस्की के बारे में आगे जानने से पहले देखिए कि वो कौन है। ये जानिए कि इस व्लादिमीर का नाम आखिर चर्चा में क्यों आया। दिसंबर 2021 में व्लादिमीर ज़िरोनोस्की ने कहा था, 22 फरवरी को सुबह 4 बजे दुनिया हमारी नई नीति को महसूस करेगी। मैं चाहता हूं कि 2022 एक शांतिमय वर्ष रहे, लेकिन 2022 सुकून भरा साल नहीं रहेगा। इसी वर्ष रूस फिर से महान देश बनेगा और सबको खामोश रहकर हमारे देश की इज्जत करनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन में आज जो कुछ चल रहा है, कीव से लेकर डॉनबास और ओडेसा से लेकर जो कुछ चल रहा है, पुतिन की फौज जितनी भी मिसाइल दाग रही है, मारियोपोल और सेवरोदोनेत्स्क से लेकर वो हर शहर जिसको पुतिन की सेना ने रौंद डाला है, उसके बारे में इस व्लादिमीर को पहले से पता था और वो पूरे प्लान को बहुत अच्छी तरह जानता था। पुतिन के इस शख्स के साथ करीबी इतनी ज्यादा थी कि जब व्लादिमीर ज़िरोनोस्की की इसी वर्ष अप्रैल में मौत हुई थी, तब पुतिन भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। व्लादिमीर ज़िरोनोस्की को पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बड़ी आवाज या कहें कि रूस में प्रोपेगेंडा करने वाला लीडर माना जाता था। पुतिन के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर ज़िरोनोस्की ने कहा था कि अब रूस में चुनाव नहीं होंगे, ये सब बेकार के चोचले हैं। पुतिन शी जिनपिंग की तरह रूस पर शासन करेंगे और उनको रूस चीन के माओ ज़ेडोंग की तरह विदा करेगा। इन तमाम प्रोपेगेंडा का फायदा जाहिर है कि पुतिन को ही हुआ। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग और लगातार तबाह हो रहे ज़ेलेंस्की के शहर, इन तमाम तस्वीरों के बीच व्लादिमीर ज़िरोनोस्की की पार्टी चाहती है कि पुतिन का दर्जा राष्ट्रपति से बुलंद करके सुप्रीम लीडर का कर दिया जाए। नेटो और अमेरिका पहले से ही रूस से परेशान है। वो पुतिन के अहंकार को इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह बताते हैं, लेकिन रूस की अंदरूनी राजनीति में पुतिन के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अभी 22 सीटें हैं। ये 450 सीट वाली रूस की संसद में बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये पार्टी चाहती है कि पुतिन को व्लाद या फिर प्रावितेल कहकर पुकारा जाए।
अब ऐसे में पुतिन का अगला प्लान क्या है? क्या पुतिन का युद्ध व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की के मन मुताबिक बढ़ेगा? क्या पूरे यूक्रेन पर कब्जा होगा? और क्या युद्ध यूक्रेन से आगे बढ़कर नेटो की सरहद में भी घुसपैठ करेगा? यूक्रेन युद्ध को लेकर साजिश बहुत सी सामने आई है, लेकिन पुख्ता वही बात की जाएगी जो इस वक्त दुनिया के सामने है। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि जो इंफॉर्मेशन वॉर उन्होंने शुरुआत में रूस के खिलाफ जीतनी शुरू की थी, अब उसी में वो पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि डॉनबास में ऑपरेशन के बाद यूक्रेन अब रूस को मीडिया में उस ताकत से काउंटर नहीं कर पा रहा है जिस तरह शुरुआत में कीव पर हमले के दौरान उसने किया था। Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами і сайтами поширюються свідомі вкиди з Росії, мета яких тільки одна – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором. इसलिए इस बात को समझने के लिए आपको ले चलते हैं रूस के रक्षा मंत्रालय की एक सीक्रेट मीटिंग में, जहां रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु रशियन सेना के तमाम अफसरों को कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं और आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी इसे लेकर पुतिन की लीडरशिप से क्या डिमांड है, ये मैसेज भी क्लियर कर रहे हैं। इस मीटिंग में यूक्रेन में ऑपरेशन तेज करने को कहा गया है। डॉनबास में डोनेस्क को ऑल क्लियर करने का ऑर्डर दिया गया है। ज़ेलेंस्की के रॉकेट हमलों की तोड़ निकालने को कहा गया है। रूस की सेना ने जुलाई में डॉनबास पर हमले अचानक तेज कर दिए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि लुहांस्क पर उसका करीब 100% कब्जा हो चुका है और डोनेस्क का आधा इलाका रूस के पास है, जिस पर पुतिन अब पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इन सब रिपोर्ट्स के बीच क्या ज़ेलेंस्की खामोश है? क्या उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है? क्या ज़ेलेंस्की अब बैकफुट पर आ गए? Україна вистояла під жорстокими ударами Росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо і інші райони нашої держави, які зараз під окупантом. ज़ेलेंस्की ऐसी बड़ी बातें लगातार कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो पुतिन का ही सिक्का अब चलने लगा है। डॉनबास में रूस की जिन यूनिट्स ने लड़ाई लड़ी, पुतिन की सरकार अब उनको भी बहादुरी के अवार्ड दे रही है और साथ में ये नसीहत भी कि उनका अगला ऑपरेशन और तेजी से पूरा होना चाहिए। वैसे रूस के नए टारगेट पर हमले और तेज हो गए हैं और रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी तस्वीरें भी भेजनी शुरू कर दी हैं। रूस के नीप्रो शहर के पास यूक्रेन के एक मिलिट्री अड्डे को तोचका मिसाइल से उड़ा दिया गया। ये मिसाइल कैसे अपने टारगेट पर कयामत बनकर गिरी, इसका वीडियो भी रिलीज किया गया है। रूस का दावा है कि 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन की 4 कमांड पोस्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और ये सब हमले ऐसे हथियारों से किए गए जो बहुत सटीक माने जाते हैं। डोनेस्क में रूस की बमबारी में आम लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। ये किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी होती है, क्योंकि फौज से ज्यादा इसमें आम लोग मारे जाते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता और उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं मिलता। तेतियाना ने अपने एक पड़ोसी को दम तोड़ते हुए देखा है। वो अब अपना बिखरा हुआ घर समेट रही है। Все это так неожиданно. Мы ничего и не поняли, кто был дома. Ну все, нет окон. Нет крыш. Ну вот дом практически тоже снесен. И оно несколько вот так вот домов, все посечено. Меня собака убила. Вторую ранила. У свекрухи тоже прям в будке. Ее прям на фарш. Тут выхожу, соседка сидит. Я думала, ей плохо стало. Ее вообще просто. और जैसा कि कहा, फौज से ज्यादा यहाँ आम लोग इस युद्ध का शिकार बन रहे हैं। डॉनबास के डोनेस्क रीजन में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। За еду тоже страшно подумать, що будемо сидіти голодні. Якщо не буде світа, води, газу, то я не знаю взагалі, як ми будемо виживати. Що ждати від нашого государства, не знаю. І як кажуть, одна надіжда на Бога. Просимо, молимо Бога, щоб хоча б не відключили воду і світ, а вже остальне все, як кажуть, приложиться. Буде світ, будуть в магазинах працювати холодильники, будуть щось завозити. Пенсія хоч і невеличка, але все одно щось можна. डोनेस्क और आसपास के शहरों में अब रूस के मिसाइल अटैक लगातार हो रहे हैं। अब तक यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा मिसाइल दाग चुके पुतिन के नए अटैक अब रिहायशी इलाकों पर भी देखने को मिले हैं। ये बात बहुत चौंकाने वाली है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास इसे रोकने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि वो रूस की पोजीशन पर जवाबी कार्रवाई करे। लेकिन सवाल है कि क्या रूस की फायर पावर के आगे
वो कब तक डटे रहेंगे? Після обстрілу, коли зникло світло, до нас поступило дві людини легкої ступені тяжесті і один чоловік, який потребував оперативного втручання. Також лікарі одягали ліхтарі, включали ми лампи і робили операцію. डॉनबास में पुतिन के ताजा ऑपरेशन की रिपोर्ट कीव में बैठे ज़ेलेंस्की को भी बराबर मिल रही है और वो भी जानते हैं कि रूस अब अपने हमलों को लेकर और ज्यादा आतंक फैला रहा है ताकि यूक्रेन के लोग घबरा जाएं और उनका हौसला टूट जाए. Людей сьогодні налякав фейк про масовий російський ракетний удар по Україні. Після усього, що відбувалось попередні тижні, після Дніпра, Вінниці, Часового Яру, скільки нервів псується щоденне тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців, скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу. ज़ेलेंस्की की अब पूरी आस अमेरिका और बाकी नेटो देशों से है, जिनसे वो लगातार हथियार की डिमांड कर रहे हैं. यूक्रेन रूस को काउंटर करने के लिए हाइमर्स रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है और साथ में अब वो ब्रिटेन के M270 रॉकेट लॉन्चर के लिए भी खुद को तैयार कर चुका है. ये ऐसे मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है जिससे रूस के प्लान को एकदम से झटका लगा है. यही वजह है कि रूस अब ज़ेलेंस्की को मिल रही इस मदद को जड़ से मिटाने के लिए ईरान से ड्रोन भी लेने की तैयारी में है. वैसे फिलहाल ज़ेलेंस्की के रॉकेट सिस्टम और आर्टिलरी का जवाब रूस कैसे दे रहा है, अब वो देखिए. यूक्रेन की आर्टिलरी पोजीशन को रूस लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए उसने निकोलाइव, खार्कोव और दोनेत्स्क के आसपास यूक्रेन की वो तोप तबाह कर दी जो अमेरिका से मिली थी, यानी M777. रूस के रक्षा मंत्रालय ने वो वीडियो भी जारी किया है जब यूक्रेन में आर्टिलरी के ठिकाने को निशाना बनाया गया. इसके लिए रूस अपने सुखोई 25 विमानों का भी इस्तेमाल कर रहा है जो नीची उड़ान भरते हुए यूक्रेन की पोजीशन पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं. निशाना टारगेट पर लगा कि नहीं, इसकी तस्दीक करने के लिए रूस के ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कमांड पोस्ट तक पूरी जानकारी भेज देते हैं. लेकिन ज़ेलेंस्की को मिलने वाले हथियार पुतिन की नई टेंशन जरूर है, क्योंकि अब भी यूक्रेन की फौज को नए हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं. लेकिन ये सप्लाई चेन भी बड़ी साजिश का शिकार बन सकती है. इस बात को समझने के लिए आपको ग्रीस में हुए एक हवाई हादसे की रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि इसका संबंध यूक्रेन युद्ध से पूरा हो सकता है. उत्तरी ग्रीस में यूक्रेन का एक ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि इस विमान में ऐसा सामान था जो युद्ध में इस्तेमाल हो सकता था, मसलन गोला बारूद या कोई और हथियार. जहां ये विमान गिरा वहां 2 घंटे तक बड़े बड़े धमाके होते रहे. ये क्रैश साइट के ऊपर ड्रोन से बनाया गया वीडियो है जिसमें ऐसे धमाके देखे जा सकते हैं. इन धमाकों और लगातार भड़क रही आग से पता चलता है कि यूक्रेन के AN-12 विमान में युद्ध से जुड़ा करीब 12 टन सामान रहा होगा. इसकी पूरी आशंका है जहां यूक्रेन का ये विमान गिरा वहां आसपास किसी के भी जाने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि अब भी वहां विस्फोटक हो सकते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अभी यूक्रेन का युद्ध बहुत सी तबाही दिखाएगा, क्योंकि जंग खत्म करने से ज्यादा अब इसके लंबा खींचने पर दांव लगाया जा रहा है. नेटो और पुतिन दोनों अब युद्ध में इसी नजरिए के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. रूस और यूक्रेन के बीच बिछी जंग की बिसात पर ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा मोहरा लगने वाला है जिसकी बदौलत वो महाजंग का रुख पलट सकते हैं. ये एक ऐसा मोहरा है जिसका इंतजार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे. अब लगता है कि उनकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है. आखिर ये मोहरा है क्या, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए. यूक्रेन जंग का टर्निंग पॉइंट. यूक्रेन को मिलेंगे ईगल 2 और वाइपर. अमेरिकी जंगी जहाज
F-15EX और F-16। अब पासा पलटेंगे ज़ेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच 142 दिन से जारी जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसका इंतजार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे। दरअसल रूस के हमले के पहले दिन से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका से उसके फाइटर जेट मांग रहे थे। अब लगता है कि उनकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है। यूरेशियन टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 14 जुलाई को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत यूक्रेन की मदद के लिए $100 मिलियन के एक बिल को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब यूक्रेन अमेरिकी फाइटर जेट्स F-16 और F-15EX को हासिल करने के एक कदम और करीब आ गया है। You see the repeating of conspiracy theories. दरअसल कांग्रेसमैन एडम किन्जिंगर ने यूक्रेन के पायलटों को अमेरिकी जंगी जहाज उड़ाने वाले एक बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया था और हाउस ने उसे पास कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद एडम किन्जिंगर ने एक ट्वीट के जरिए दी। पायलट किसी से कम नहीं है और मुझे गर्व है कि पिछली रात सदन ने मेरा बाईपार्टिसन यूक्रेनी लड़ाकू पायलट अधिनियम पारित कर दिया, जो अमेरिका में यूक्रेनी लड़ाकू पायलटों के प्रशिक्षण को अधिकृत करता है। मैं सेनेट से इस अहम कानून को राष्ट्रपति के डेस्क पर ले जाने का आग्रह करता हूँ। यूक्रेन की शान बरकरार रहे। अगर अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन यानी सेनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस पर साइन कर दिए तो रूस के लिए यूक्रेन को जंग में हराना मुश्किल हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि रूस पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन इस बिल को अपनी मंजूरी दे सकते हैं। यानी अब बहुत जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा हथियार आने वाला है जिसके जरिए वो इस जंग का पासा पलट सकते हैं। दरअसल F-16 और F-15EX अमेरिकी वायुसेना के घातक हथियार माने जाते हैं और मैदाने जंग में किसी भी दुश्मन पर कहर बरसा सकते हैं। F-15EX ईगल 2 को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये लड़ाकू विमान अमेरिकी हवाई ताकत की पहचान बन चुका है। आम भाषा में इसे F-15 भी कहते हैं। F-15EX मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये जंगी जहाज हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। इसकी लंबाई 63.9 फीट, विंग स्पैन 42.9 फीट और ऊंचाई 18.6 फीट है। ये 2656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-15EX की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। F-15EX 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस पर 20 mm की गैटलिंग कैनन लगी है। F-15EX पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, F-15EX को 17 तरीके के बम से भी लैस किया जा सकता है। F-15EX 13 टन वजन के हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कसम खाई है कि रूस यूक्रेन के जिन हिस्सों पर कब्जा कर चुका है वो उन्हें जल्द ही आजाद करवाएंगे। अब लगता है कि अमेरिका के F-15EX ईगल 2 मिलने के बाद वो अपनी ये कसम पूरी कर पाएं। Україна вистояла під жорстокими ударами Росії.
Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо і інші райони нашої держави, які зараз під окупантом. कांग्रेसमैन एडम किन्जिंगर के मुताबिक बाईपार्टीसन यूक्रेनी लड़ाकू पायलट अधिनियम को राष्ट्रपति बाइडेन की मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन के पायलटों को F-15EX ही नहीं बल्कि अमेरिकी वायुसेना के सबसे घातक जंगी जहाज F-16 को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अमेरिका के F-16 को दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट माना जाता है। F-16 फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-16 को फाइटिंग फैल्कन और वाइपर के नामों से भी जाना जाता है। F-16 की लंबाई 49.3 फीट, विंग स्पैन 31 फीट और ऊंचाई 16.7 फीट है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-16 की कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है। F-16 पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। F-16 पर 9 जगहों पर बम और मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। F-16 हर मौसम में अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है। F-16 21,772 किलो वजन के हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर यूक्रेन को अमेरिका के ये दोनों घातक हथियार मिल गए तो यूक्रेन जंग का रुख पलट सकता है, क्योंकि दोनों F-15EX और F-16 जंगी जहाज स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, तो रूसी सेना के रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन बाइडेन प्रशासन को बस एक ही बात की चिंता है, और वो ये कि अगर यूक्रेन ने रूसी सेना को रोकने के बजाय F-15EX और F-16 जंगी जहाजों का इस्तेमाल रूस की सरजमी पर हमला करने के लिए किया, तो रूस और अमेरिका के बीच भी सीधी जंग छिड़ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को F-15EX और F-16 जंगी जहाज देगा, तो उसकी पहली शर्त यही होगी कि वो इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस की सरजमी पर हमले के लिए नहीं करेगा। उधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का मानना है कि रूस यूक्रेन को किसी भी साजिश के दम पर नहीं हरा पाएगा और इस जंग में जीत उनकी ही होगी। Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами і артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидно має бути і те, що українську єдність не зламати і брехнею, чи залякуванням, фейками, чи теоріями змови. Ми вистоїмо, ми переможемо. Відвоюємо своє, відбудуємо своє життя. दरअसल यूक्रेन को जब से अमेरिका से M777 हॉवित्जर तोपें मिली हैं, उसे रूसी सेना के बढ़ते कदमों को रोकने में कामयाबी मिलने लगी है। ये तस्वीरें उसी कामयाबी की तस्दीक कर रही हैं। Ще з 2014 року, як нога росіянина переступила кордон з Україною, вони перестали бути дружнім народом. Зараз для мене братський народ – це є Європа, до якої ми йдемо потихеньку, але впевненими кроками. लेकिन इसके ठीक उलट रूसी सेना का दावा है कि वो यूक्रेन को अमेरिका से मिले हथियारों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर रहा है। खासकर अमेरिकी हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट सिस्टम उसके निशाने पर है और अपने दावे को साबित करने की गरज से रूसी सेना ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया। Ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет «Гарпун», переданных Украине странами НАТО. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина, реактивная система залпового огня «Хаймарс» производства США.
यूक्रेन जंग में रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर उन पर भीषण बमबारी और मिसाइल हमले कर रही है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से लगातार हथियार मांग रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में अगर अमेरिका यूक्रेन को अपने F-15EX और F-16 जंगी जहाज देने के लिए राजी हो गया तो यकीनन जंग का रुख बदल सकता है। यूक्रेन के मुताबिक अगर अमेरिका उसके पायलटों को F-15EX और F-16 जंगी जहाजों की ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाता है तो उसके पास 30 ऐसे पायलट तैयार हैं जिन्हें फौरन ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा जा सकता है। पुतिन का एक खुफिया एजेंट ब्रिटेन के केयरटेकर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के संपर्क में था। इस संगीन आरोप के बाद बोरिस जॉनसन बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। बोरिस जॉनसन पुतिन के इस एजेंट के घर भी गए थे और दोनों की मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब पुतिन और उस एजेंट के अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं था। जब से बोरिस जॉनसन ने ये इल्जाम कबूल किए हैं, ब्रिटेन से लेकर यूक्रेन तक सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं और पुतिन बहुत खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पुतिन के हाथों में बोरिस जॉनसन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट लग चुका है। विवाद में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। पूर्व केजीबी एजेंट से मुलाकात पर घिरे जॉनसन। जॉनसन के खिलाफ जांच की मांग। जॉनसन का पुतिन कनेक्शन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व इसलिए कि अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी में दूसरे सदस्यों के साथ मतभेद और अपने कई विवादास्पद फैसलों के चलते 7 जुलाई 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यूं तो बोरिस जॉनसन और विवादों का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन इस बार उन पर ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने एक संगीन आरोप लगाया है। आरोप केजीबी यानी सोवियत संघ की सीक्रेट सर्विस के एक पूर्व एजेंट से मुलाकात करने का। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में छपी एक खबर के मुताबिक 28 अप्रैल 2018 को बोरिस जॉनसन इटली में सोवियत संघ की सीक्रेट सर्विस केजीबी के एक पूर्व एजेंट अलेक्जेंडर लेबेदेव के बेटे के घर न सिर्फ रुके थे, बल्कि इस दौरान उन्होंने अलेक्जेंडर से मुलाकात भी की थी। खबर के मुताबिक ये आरोप इसलिए भी संगीन हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र न तो ब्रिटिश सरकार से किया था और न ही ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों से। इतना ही नहीं, इस मुलाकात के वक्त उनके साथ उनका कोई भी ब्रिटिश अधिकारी मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि अलेक्जेंडर ने मोबाइल फोन पर उनकी बात रूस के तत्कालीन रक्षा मंत्री सर्गेई लेवरोव से भी करवाई थी। आरोप के मुताबिक ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई थी जब बोरिस जॉनसन ने 2 दिन पहले ब्रसल्स में रूस को लेकर नेटो की एक बेहद अहम मीटिंग में हिस्सा लिया था। लेबर पार्टी की एमपी एंजेला रेनर ने बोरिस जॉनसन पर नेशनल सिक्योरिटी की अवहेलना करने का संगीन आरोप लगाते हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ जांच की मांग की है। लेबर पार्टी के आरोप के मुताबिक बोरिस जॉनसन के खिलाफ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने रूस से नेटो और ब्रिटेन की खुफिया जानकारियां शेयर की थी। इतना ही नहीं, लेबर पार्टी बोरिस जॉनसन के मोबाइल फोन की भी जांच कराने की मांग कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, एंजेला रेनर का यह भी आरोप है कि जॉनसन पूर्व केजीबी एजेंट अलेक्जेंडर से अपनी दोस्ती पर अब पर्दा नहीं डाल सकते।
जिसके संबंध आज भी क्रेमलिन से हैं और जो आज भी क्राइमिया में बिजनेस कर रहा है। क्राइमिया पर साल 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। दरअसल ये पूरा विवाद साल 2018 का है। बोरिस जॉनसन उस वक्त ब्रिटेन के विदेश मंत्री हुआ करते थे और केजीबी के पूर्व एजेंट अलेक्जेंडर लेबेदेव से उनकी मुलाकात भी उसी दौरान हुई थी। साल 2019 में इस पूरे विवाद का ब्यौरा ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर ने प्रकाशित किया था। बोरिस जॉनसन से जब भी उनकी और अलेक्जेंडर लेबेदेव की मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा इस सवाल को टाल दिया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अपना इस्तीफा देने के महज 24 घंटे पहले उन्होंने ये बात कबूल की कि 28 अप्रैल 2018 को वो न सिर्फ अलेक्जेंडर लेबेदेव के बेटे येवगेनी लेबेदेव के घर रुके थे बल्कि वहां उनकी मुलाकात अलेक्जेंडर से भी हुई थी। I certainly have met the gentleman in question, who used to be the proprietor of the London Evening Standard when I was mayor of London. So I'm certainly not going to deny having met Alexander Lebedev. I certainly have. As far as I remember, he used to own the London Evening Standard. Yes, but with officials, when you were Foreign Secretary, did you meet with officials or without officials? I certainly met him without officials. दरअसल लेबर पार्टी इस बात की जांच करवाना चाहती है कि क्या 2018 में बोरिस जॉनसन ने तत्कालीन रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई लेवरोव से बात की थी। क्या दोनों के बीच कोई डील हुई थी? क्या जॉनसन ने बतौर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रूस को ब्रिटेन की खुफिया जानकारियां मुहैया करवाईं? क्या अब भी बोरिस जॉनसन रूसी खुफिया एजेंसी के संपर्क में हैं? दिन तक